हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सभापति जी, मैं आपकी इजाज़त से एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि जिस दिन अर्थात 17 नवंबर को यह रिपोर्ट की गई, उस दिन भी राव बीरेंद्र सिंह मंत्रिमंडल को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा है कि मंत्रिमंडल विधानसभा का बहुमत खो बैठा है, अल्पमत में शासन चला रहा है। अल्पमत शासन चलाने में संविधान के प्रावधानों पर आघात होने की बात समझ में आ सकती है। यद्यपि वह सरकार अल्पमत में है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा में होना चाहिए, लेकिन हरियाणा के राज्यपाल यह नहीं कह सकते कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है और बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। 17 तारीख को चौधरी देवीलाल के गुट के सदस्यों द्वारा कांग्रेस में मिलने के बाद भी और अपनी मुख्य रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने के बाद भी राज्यपाल ने राष्ट्रपति जी को जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 78 सदस्यों के सदन में राव मंत्रिमंडल को 40 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। राव सरकार को इसलिए भंग नहीं किया जा रहा है कि वह बहुमत से नहीं रही, बल्कि राज्यपाल महोदय ने इस संबंध में बड़े विचित्र कारण दिए हैं। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को अपने को संतुष्ट करना है कि संबद्ध प्रदेश की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। मैं संविधान को उद्धृत करता हूँ। संविधान में स्टेबल शब्द नहीं है। कोई सरकार स्थायी है या अस्थायी है, टिकाऊ है या कल गिर जाएगी, यह प्रश्न अलग है। किसी राज्यपाल की दृष्टि में कोई सरकार टिकाऊ नहीं है, इसलिए वह राष्ट्रपति को यह सिफारिश नहीं कर सकता कि उस राज्य की विधानसभा भंग कर दी जाए, मंत्रिमंडल समाप्त कर दिया जाए और जनता पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में स्टेबल शब्द जोड़ दिया है, जिसे संविधान के निर्माताओं ने कहीं स्थान नहीं दिया। यह राज्यपाल की अनधिकार चेष्टा है, जिस पर सदन को गंभीरता के साथ विचार करना होगा। संविधान में कहा गया है कि अगर कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार न चले, राज्यपाल महोदय, इस बात के दो कारण होते हैं कि हरियाणा की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। उनमें एक कारण यह है कि सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर मंत्रियों की संख्या बढ़ा ली। पहले जब मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई तो राज्यपाल ने आपत्ति नहीं की। अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब तो यह है कि अंग्रेजी का विरोध करने वाले इंग्लैंड में डॉक्टर, वकील, बुद्धिजीवी और ऐसे लोग थे जिनका फ्रेंच और लैटिन के साथ एक निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक बार बैरिक लैंग्वेज कहा है। इंग्लैंड में भी यह तर्क दिया गया था कि अगर डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी में की गई तो मरीज मर जाएंगे। अंग्रेजी इस योग्य नहीं है कि वह कानून की और शिक्षा की माध्यम बन सके, लेकिन इंग्लैंड की जनता ने अंग्रेजी को लाने का स्वाभिमानपूर्ण निर्णय लिया और आज अंग्रेजी को इतना विकसित कर दिया है कि हम उस अंग्रेजी के मोह में पड़ गए हैं। हम उस अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरी मातृभाषा हिंदी है और कभी कभी मुझे लगता है कि यह मेरा दुर्भाग्य है। मेरी मातृभाषा हिंदी होने के कारण यहाँ बैठकर मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती है जो मैं और किसी भाषाभाषी को सुनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हिंदी को केंद्र की राजभाषा बनाने का निर्णय हिंदी वालों ने नहीं किया। संविधान सभा में हम नहीं थे। संविधान सभा में राजभाषा बनने से पहले हिंदी को जो ऊंचा स्थान दिया गया, वह गैर हिंदी वालों ने दिया था। संविधान सभा ने केवल उस पर मोहर लगाई। अगर यह संसद चाहती है तो संविधान को बदल सकती है। अगर संसद चाहती है कि सभी भारतीय भाषाएं केंद्र की भाषाएं बने, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, उल्टे हम उसका स्वागत करेंगे।
हिंदी का किसी भारतीय भाषा में झगड़ा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को विकसित देखना चाहती है, लेकिन यह निर्णय संविधान सभा का है कि हिंदी केंद्र की भाषा बने। जब संविधान सभा ने यह निर्णय किया तो संविधान का जो प्रारूप बना था उसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए केवल 5 साल रखे गए थे। बाद में हिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर 5 साल की अवधि बढ़ाकर 15 साल की गई। आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कि यह गलती की गई। कुछ लोग इस मत के हैं कि अगर अंग्रेजी जानी चाहिए थी तो एक बार में ही चली जानी चाहिए थी। अंग्रेजी को धीरे धीरे हटाना मुश्किल है, यह वास्तविकता है। श्रीमान, इस निर्णय से हमारे दक्षिणवासी मित्र असंतुष्ट नहीं थे। श्री अल्लादी कृष्ण अय्यर और श्री कृष्ण माचारी के लिए 15 साल की अवधि संतोषजनक थी। अगर संविधान की व्यवस्था से कोई असंतुष्ट थे तो अहिंदी भाषी असंतुष्ट नहीं थे, बल्कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन असंतुष्ट थे जो अंतर्राष्ट्रीय हक नहीं चाहते थे, या मौलाना आज़ाद असंतुष्ट थे जो हिंदी नहीं हिंदुस्तानी चाहते थे। लेकिन हिंदी भाषा भाषी या दक्षिण भाषा भाषी असंतुष्ट नहीं थे। राजेंद्र बाबू ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि भाषा के संबंध में हमने जो निर्णय लिया है यह बड़ा नाजुक निर्णय है। इसे साल के साल, महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते और मिनट के मिनट हमें कार्यान्वित करना होगा। मगर केंद्रीय सरकार समझी थी या केंद्रीय सरकार में जिनके हाथ में भाषा संबंधी नीति को क्रियान्वित करने का अधिकार था, वह समझते थे कि 14 साल 11 महीने बीतने के बाद फिर परिवर्तन का प्रयत्न किया जाएगा। जब 1965 आया तो देश इस परिणाम पर पहुंचा कि अभी अंग्रेजी को नहीं हटाया जा सकता है और इसलिए अंग्रेजी को आगे भी चलाने की व्यवस्था की जाए। 1963 में एक कानून बना। नेहरू जी के जिन आश्वासनों की चर्चा की जाती है वे आश्वासन 1959 में श्री फ्रैंक एंथनी के एक गैर सरकारी प्रस्ताव के उत्तर में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने दिए थे। मैं उन आश्वासनों को आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि उन आश्वासनों की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन सचमुच वे आश्वासन क्या थे इसको भी समझने का समय आ गया है। आश्वासन यह था कि हिंदी के साथ अंग्रेजी चले। आश्वासन यह नहीं था कि केवल अंग्रेजी चले। क्या आज हिंदी के साथ अंग्रेजी चल रही है? आज अंग्रेजी चल रही है, हिंदी नहीं चल रही है। इस विधेयक के बाद हिंदी और भी नहीं चलेगी। राष्ट्रपति की ओर से हिंदी के प्रयोग के संबंध में कुछ आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से एक आदेश यह भी था कि हिंदी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं की भाषा होगी। 1965 के बाद यह हो जाना चाहिए था। यह क्यों नहीं हुआ? हिंदी के साथ और भारतीय भाषाएं भी परीक्षा का माध्यम बने, यह हम चाहते हैं और इस तरह की मांग की गई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी ऐसा प्रस्ताव पास किया था। श्रीमान, गृह मंत्रालय के इस तरह का एक निर्देश भी जारी किया था कि सभी भारतीय भाषाएं परीक्षा का माध्यम बने। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह विधेयक तो अनावश्यक है, यह विधेयक असंवैधानिक है। यह विधेयक अंग्रेजी को अनंत काल तक भारत की राजभाषा बनाए रखने के मंतव्य से लाया गया है। अगर यह विधेयक स्वीकृत हो जाएगा तो भारतीय भाषाओं के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मैंने अभी वही निवेदन किया है कि नेहरू जी के आश्वासन 1963 में पूरे हो गए थे, फिर यह विधेयक लाने की क्या जरूरत पड़ी? कहा जाता है कि शास्त्री जी ने कुछ आश्वासन दिए। वे आश्वासन क्या थे? उन आश्वासनों को देने की जरूरत क्यों पड़ी? 1963 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। इस एक्ट में अंग्रेजी के प्रयोग के संबंध में कोई समय की मर्यादा नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं खींची गई है। अंग्रेजी चल सकती है जब तक हम चाहे। अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रुकावट नहीं है। यह नेहरू जी के आश्वासन थे, यही शास्त्री जी के आश्वासन थे। फिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी?
अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि इस बिल से डीएमके संतुष्ट नहीं है। इस बिल से हमारे मित्र श्री एंथनी भी संतुष्ट नहीं हैं। इस बिल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भी संतुष्ट नहीं हैं। जहां तक हमारा संबंध है, हम लोग इस बिल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, डीएमके की स्थिति मैं समझ सकता हूं। उनका कार्य क्षेत्र केवल मद्रास तक सीमित है और वह जो मद्रास में कहते हैं वही नई दिल्ली में कहते हैं। जो उनके दिलों में है वही उनके ओठों पर है। मैं उनकी भावनाओं की कदर भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे और अखिल भारतीय दलों से शिकायत है। प्रजा समाजवादी दल के नेता का भाषण सुनकर मुझे बड़ी चोट पहुंची है। वह हिंदी में बोले। उन्होंने यह बात भी कही कि इस विधेयक में कुछ संशोधन होना चाहिए, लेकिन उनके भाषण का जो सुर था वह हिंदी भाषा भाषियों को चोट पहुंचाता है। हमने कभी उड़िया भाषा का विरोध नहीं किया, हमने कभी तमिल का विरोध नहीं किया। उन्होंने सत्यमेव जयते का तमिल रूपांतर कर दिया, हमने उसकी आलोचना नहीं की। अगर अंग्रेजी की जगह तमिल आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर अंग्रेजी की जगह हिंदी आती है तो उन्हें भी इसका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।